देखिए आप लोग को पता ही है कि लुसेंट सीरीज चल रहा है। ओके, और यह जो है इकोनॉमिक्स में लेक्चर नंबर 4 है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बेरोजगारी देख लिए, फिर हम क्या देखने वाले हैं, निर्धनता के बारे में देखने वाले हैं, मतलब गरीबी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत हद तक देख चुके थे, आज हम आगे देखेंगे। ओके, देखिए निर्धनता मतलब गरीबी। निर्धनता को 2 प्रकार से मापा जाता है। ओके, एक सापेक्ष निर्धनता के आधार पे गरीबी को मापा जाता है। ओके, और एक निरपेक्ष निर्धनता के आधार पे गरीबी को मापा जाता है। गरीबी बोले या निर्धनता बोले, दोनों एक ही वर्ड है, घबराइएगा नहीं। ओके, आप समझिएगा। सापेक्ष निर्धनता, सापेक्ष निर्धनता जो है यह तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इसमें तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। मतलब कोई 50 रुपये कमा रहा है और हम 100 रुपये कमा रहे हैं, तो ये तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, तुलना किया जाता है कि इसमें गरीब कौन है। तो जो 50 रुपये कमा रहा है और जो 100 रुपये कमा रहा है, तो इसमें गरीब कौन है? तो इसमें गरीब वो है जो 50 रुपये कमा रहा है। तो इसमें तुलना किया जाता है। और ये निर्धनता जो है, सापेक्ष निर्धनता जो है, ये आपको विकसित देशों में देखने को मिलेगा। जैसे कि यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सब विकसित देशों के अंतर्गत आते हैं। तो वहाँ पे आपको ये सब निर्धनता देखने को मिलेगा। ओके, और सापेक्ष निर्धनता जो है यह आय तथा जनसंख्या के आधार पर तुलना किया जाता है। आय तथा जनसंख्या के आधार पे इसका तुलना किया जाता है, और तुलना करने के दौरान जो है जो भी निर्धनता निकाली जाती है उसे हम लोग बोलते हैं सापेक्ष निर्धनता। तो आपको बताए ही, तो तुलना करके जो निर्धनता निकले, तुलना करके जो निर्धनता निकाला जाता है उसे सापेक्ष निर्धनता बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तो यही चीज़ तो हम बताए, ये हमेशा विकसित देशों में देखने को मिलता है। जैसे यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। ओके, तो वही चीज़ तो बोले कि अमीर जो है 2000 रुपये कमा रहा है और गरीब जो है 1000 रुपये कमा रहा है। तो इसमें अमीर और गरीब, मतलब इसमें कौन है अमीर और कौन है गरीब? तो आप क्या बोलेंगे, 1000 रुपये जो कमा रहा है वो क्या है? वो गरीब है। तो किससे तुलना किए? अमीर से तुलना किए। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग सापेक्ष निर्धनता। सापेक्ष निर्धनता जो आपको विकसित देशों में देखने को मिलता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। आप समझिएगा निरपेक्ष निर्धनता क्या होता है। निरपेक्ष निर्धनता जो है, ठीक है, निरपेक्ष निर्धनता, उससे पहले देख लेते हैं कि सापेक्ष निर्धनता को मापने की 2 विधि कौन सी है, वो आपसे पूछेगा। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि सापेक्ष निर्धनता को मापने वाले विधि कौन कौन आई थी या कौन कौन है। तो याद रखिएगा, एक लोरेंज वक्र है, एक गिनी गुणांक है। ठीक है, लोरेंज वक्र और गिनी गुणांक। क्वेश्चन पूछेगा कि लोरेंज वक्र और गिनी गुणांक किससे संबंधित है, किस निर्धनता से तात्पर्य रखता है। तो क्या बोलेंगे, तो आप बोलिएगा सापेक्ष निर्धनता से संबंधित है, गिनीज गुणांक और लोरेंज वक्र। ओके, दोनों याद रखना है। अब देखते हैं निरपेक्ष। निरपेक्ष निर्धनता क्या होता है समझिएगा। ये व्यक्तिपरक अध्ययन किया जाता है। इसमें व्यक्तिपरक का अध्ययन किया जाता है। कोई व्यक्ति है उसके ऊपर यह चीज़ लागू होता है। ओके, आप समझिएगा। जैसे कि यह एक एक व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है, एक एक व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि मैं अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा हूँ। जैसे मैं अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ये किस निर्धनता के अंतर्गत आएंगे? तो ये निरपेक्ष निर्धनता के अंतर्गत आएंगे। निरपेक्ष निर्धनता के अंतर्गत आएंगे। देखिए, जैसे कि मैं अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा हूँ, तो हम कौन निर्धनता कहलाएंगे? हम कहलाएंगे निरपेक्ष निर्धनता। कौन सी निर्धनता कहलाएंगे? निरपेक्ष निर्धनता कहलाएंगे। और आप लोग को बताते हैं, इस क्लास का PDF जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। मेरा टेलीग्राम लिंक है वेलोसिटी क्लासेस ब्रैकेट में ND। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं ध्यान से। तो निरपेक्ष निर्धनता समझ में आ गया। यही चीज़ तो हम लिखे यहाँ पर यार, जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति ना होने पर, पर्सनली व्यक्ति के बारे में बोल रहा है, अगर जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रहा है, जो दिनचर्या है आपका, अगर उसका आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग किस निर्धनता के अंतर्गत आएंगे? तो आप लोग आएंगे निरपेक्ष निर्धनता के अंतर्गत। ओके, ये व्यक्तिपरक अध्ययन किया जाता है। इसमें समझ में आ गया होगा आप लोग को। ओके, आप समझिएगा। और सापेक्ष किस में किया जाता है? तो देश में लागू होता है ये सब चीज़। ठीक है, एक दूसरे के कंपेयर करके। आप समझिएगा।
देखिएगा, निरपेक्ष निर्धनता के लिए समिति, निरपेक्ष निर्धनता के लिए जो है कुछ समिति आई थी, वो देख लेते हैं। ओके, अब देखिएगा निरपेक्ष निर्धनता, निरपेक्ष निर्धनता की समिति कौन कौन है समझिएगा। पहला समिति आई थी रथ डांडेकर समिति। पहला समिति कौन आई थी? रथ डांडेकर समिति। और यह समिति कब आई थी? 1971 में। रथ डांडेकर समिति कब आई थी? 1971 में। ये जो है निरपेक्ष निर्धनता में ये क्या बताया था, अपना मूलभूत आधार क्या बताया? तो ये आधार बताया कैलोरी को, ये आधार बताया कैलोरी को। ये रथ डांडेकर समिति बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 2250 कैलोरी अगर भोजन प्राप्त नहीं हो रहा है, उसमें भोजन नहीं मिल रहा है कैलोरी के हिसाब से, 2250 कैलोरी अगर उसे नहीं मिल रहा है प्रतिदिन, तो वह जो है निरपेक्ष निर्धनता के अंतर्गत आएंगे। ये कौन बोले थे? ये रथ डांडेकर समिति बोले थे। और ये कब आए थे? तो 1971 में आए थे। ये अपना आधार किसको बताया? तो कैलोरी को बताया कि 2250 प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति को अगर कैलोरी प्राप्त नहीं हो रहा है तो वो निरपेक्ष निर्धनता के अंतर्गत आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आया था समिति वाई के अलग समिति। दूसरा समिति आया था वाई के अलग समिति, ठीक है। ये जो है ये भी अपना आधार किसको बताया? तो कैलोरी को बताया। ये भी अपना आधार किसको बताया? कैलोरी को बताया। ओके, और वाई के अलग समिति कब आया था? तो 1977 में आया था। 1977 में आया था। ओके, 6 साल बाद 1971 और 6 साल जब इसमें जोड़ेंगे तो 6 साल के बाद कौन सा समिति आया था? अलग समिति आया था 1977 में, ठीक है। अब देखिए ये किसको अपना आधार बताया? तो ये भी अपना आधार जो है कैलोरी को बताया, ठीक है, कैलोरी को बताया। अब इसके अनुसार बोला गया था कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं अगर उसको 2400 कैलोरी प्रतिदिन अगर नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, तो वो निरपेक्ष निर्धनता के अंतर्गत आएंगे। ये कौन बोले थे? वाई के अलग समिति बोले थे। किसके लिए? ग्रामीण क्षेत्र के लिए। ओके, और शहरी क्षेत्र के लिए क्या बोले थे? कि शहर वाले व्यक्ति को 2100 कैलोरी अगर नहीं मिल पा रहा है तो वह निरपेक्ष निर्धनता के अंतर्गत आएंगे। ये कौन बोले थे? तो वाई के अलग ही समिति बोले थे। ग्रामीण क्षेत्र में 2400, शहर क्षेत्र में 2100, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए नोट में क्या लिखा हुआ है, गरीबी हटाओ का नारा, गरीबी हटाओ का नारा कमी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो ये दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। गरीबी हटाओ का नारा जो है कमी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा 1980 से 85 ईस्वी में 6ठी पंचवर्षीय योजना आया था। 1980 से 85 में 6ठी पंचवर्षीय योजना आया था, ठीक है। और 6ठी पंचवर्षीय योजना में भी कैलोरी को ही आधार बताया, कैलोरी को ही आधार बताया। ओके, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। तीसरा आया था समिति में लक्कड़वाला समिति। लक्कड़वाला समिति का गठन कब हुआ था? 1989 में। लक्कड़वाला समिति का गठन कब हुआ था? 1989 में। लेकिन लक्कड़वाला समिति जो है अपना रिपोर्ट कब पेश किया? तो 1983 में आया था। गठन हुआ था 1989 में, लेकिन अपना रिपोर्ट दिया 1983 में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है आधार किसको बताया? ये निरपेक्ष निर्धनता के आधार पे ये आधार किसको बताया? कि उपभोग मूल्य सूचकांक को अपना आधार बताया। उपभोग मूल्य सूचकांक को अपना आधार बताया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। डायरेक्ट याद रखिएगा कि लक्कड़वाला समिति जो है किसको अपना आधार बताया? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा तो उपभोग मूल्य सूचकांक को अपना आधार बताया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा आया था सुरेश तेंदुलकर समिति। सुरेश तेंदुलकर समिति, ठीक है, ये कब आया था? 2008 और 2009, ठीक है। सुरेश तेंदुलकर समिति कब आया था? 2008 और 2009 में आया था। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ये अपना आधार किसको बताया? तो उपभोग व्यय को अपना आधार बताया। उपभोग व्यय को अपना आधार बताया। ओके, इसका कहना था कि जो भी व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जो भी व्यक्ति अपने ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, अगर वो प्रति माह 816 रुपये खर्चा नहीं कर पा रहा है, खर्चा बोल रहे हैं हम, कमाने की बात नहीं बोल रहे हैं, अगर उसका महीना में 816 रुपये खर्चा हो रहा है तो वह निरपेक्ष निर्धनता के अंतर्गत नहीं आएंगे।
ठीक है, और 816 रुपये खर्चा नहीं कर पा रहा है, मतलब कहने का अर्थ ये हो गया नहीं कर पा रहा है। तो वही तो बोला गया है। देखिए उपभोग व्यय के आधार पे कौन बताया था, सुरेश तेंदुलकर समिति बताया था। ये बोले थे कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर 816 रुपये प्रति माह खर्चा अगर वो कर लेता है, ठीक है, तो निरपेक्ष निर्धनता के अंतर्गत नहीं आएंगे। ओके, अगर नहीं करता है तो निरपेक्ष निर्धनता के अंतर्गत वो क्या होगा, आएंगे। ओके, नहीं 816 रुपये खर्चा नहीं कर पाएगा, नहीं करता है अगर, तो वो निरपेक्ष निर्धनता के अंतर्गत आएंगे। अगर कर लेता है तो निरपेक्ष निर्धनता के अंतर्गत क्या होंगे, नहीं आएंगे। अब देखिएगा, मेरा कहने का अर्थ ये हो गया कि हम गरीब हैं। गरीब मतलब क्या, निर्धनता। मेरा 816 रुपये खर्चा भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, हम नहीं खर्चा कर पाते हैं, ठीक है, मेरा उतना खर्चा नहीं है, तो हम निर्धनता में आएंगे। और मेरा खर्चा ज़्यादा है तो हम निर्धन थोड़े कहलाएंगे, हम तो अति कहलाएंगे, अमीर कहलाएंगे। तो वही तो बोला है कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर 816 रुपये खर्चा वो नहीं कर पा रहा है, नहीं खर्चा है उसका, तो वो निरपेक्ष निर्धनता के अंतर्गत आएंगे। ये कौन बोले थे, सुरेश तेंदुलकर समिति बोले थे। मतलब कि 27 रुपये पर दिन, 27 रुपये पर दिन अगर एक व्यक्ति खर्चा कर लेता है तो निरपेक्ष निर्धनता के अंतर्गत नहीं आएंगे। ओके, और 27 रुपये खर्चा नहीं कर पाता है तो निरपेक्ष निर्धनता के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, वही शहर में बोला गया है कि देखिए वही शहर में बोला गया है 1000 कर लीजिए, यहाँ पर 1000, ठीक है। अगर वो शहर में 1000 रुपये प्रति माह खर्चा कर लेता है, 1000 रुपये प्रति माह खर्चा कर लेता है, मतलब कि 33 रुपये पर डे अगर खर्चा है, उसका खर्चा कर लेता है, तो वो किस के अंतर्गत आएंगे, वो निरपेक्ष निर्धनता के अंतर्गत नहीं आएंगे। किसके अनुसार, सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार इसको बोला गया है। ओके, अगर वो 1000 रुपये प्रति माह खर्चा कर लेता है, निर्धन नहीं है, वो निरपेक्ष निर्धनता के अंतर्गत नहीं आएंगे। अगर नहीं कर पाता है, मतलब वो है निरपेक्ष निर्धनता के अंतर्गत वो आएंगे। ठीक है, मतलब 33 रुपये पर डे अगर खर्चा कर लेता है, वो कर लेता है, तो वो गरीब नहीं है, निर्धन नहीं है। अगर नहीं कर पाता है तो निरपेक्ष निर्धनता के अंतर्गत आएंगे। आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। 5वां आए थे रंगराजन समिति। रंगराजन समिति बोले थे, देखिए ये आए थे 2012 और 13 में। कब आए थे, 2012 और 13 में। ये भी अपना आधार किसको बताया, तो उपभोग व्यय को ही अपना आधार बताया। उपभोग व्यय के आधार पर ये बताए थे रंगराजन समिति कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में 972 रुपये प्रति माह अगर खर्चा कर लेता है, खर्चा है उसका, ठीक है, खर्चा है, देखिए खर्चा है, तब वो निरपेक्ष निर्धनता के अंतर्गत नहीं आएंगे। खर्चा कर लेता है, उसका खर्चा ज़्यादा है, तो निर्धन थोड़े कहलाएगा, वो तो अमीर कहलाएगा ना। तो खर्चा कर लेता है तो निर्धनता, निरपेक्ष निर्धनता के अंतर्गत वो नहीं आएंगे। अगर खर्चा कर लेता है, देखिए खर्चा कर लेता है तो निरपेक्ष निर्धनता के अंतर्गत नहीं आएंगे। खर्चा नहीं कर पाता है तब वो आएंगे निरपेक्ष निर्धनता के अंतर्गत। तो वही बोला गया है कि रंगराजन समिति जो आए थे 2012 और 13 में, ये अपना आधार किसको बताया, तो उपभोग व्यय को ही अपना आधार बताया। ये बोले थे ग्रामीण क्षेत्रों में 972 रुपये प्रति माह अगर उसका खर्चा नहीं है तो वो निरपेक्ष निर्धनता के अंतर्गत आएंगे। कौन बोले थे, रंगराजन समिति बोले थे, ग्रामीण क्षेत्र में। ठीक है, मतलब कि 27 रुपये पर डे खर्चा अगर उसका नहीं है तब वो आएंगे निरपेक्ष निर्धनता के अंतर्गत। और शहर में बोला था कि 1407 रुपये प्रति माह अगर खर्चा उसका है तो निरपेक्ष निर्धनता के अंतर्गत नहीं आएंगे। ठीक है, अगर 1407 रुपये खर्चा नहीं कर पाता है महीना में, मतलब पर डे 47 रुपये खर्चा नहीं कर पाता है, तब वो निरपेक्ष निर्धनता के अंतर्गत आएंगे। ये कौन बोले थे, रंगराजन समिति बोले थे। और ये कब आए थे, 2012 और 13 में आए थे। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखिए नोट में यहाँ लिखे हैं, भारत में प्रत्येक 5 वर्ष में NSSO, क्योंकि बेरोजगारी का मापन कौन करता है, NSSO, उसका पूरा नाम होता है नेशनल सैम्पलिंग सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इसका गठन हुआ था 1950 में। कब हुआ था, 1950 में। हेडक्वार्टर पूछेगा तो दिल्ली, कौन दिल्ली, तो न्यू दिल्ली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए NSSO जो है किसके अंतर्गत काम करता है, तो वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो ये सब चीज़ जो है आपको अच्छे से देख के जाना है। ओके, और NSSO
भारत में प्रत्येक 5 वर्ष जो है एनएसएसओ द्वारा उपभोग व्यय के आधार के उपभोग व्यय द्वारा निर्धनता की माप की जाती है। उपभोग व्यय द्वारा जो है निर्धनता की माप की जाती है, ठीक है, एनएसएसओ द्वारा। और एनएसएसओ एक संस्था है जिसका गठन 1950 में हुआ था, स्थापना, और यह जो है बेरोजगारी की माप करता है। ये चीज़ भी आपको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम लिंक में हम डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पे। आप लोग जितने भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाला कंटेंट आप तक पहुंच सके। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।